माँ मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसका कोई सोशल मीडिया से लेना देना ना हो। मुझे बहुत सिंपल लड़की चाहिए माँ, मुझे आज के जमाने की लड़की नहीं चाहिए। थोड़ी कम पढ़ी लिखी होगी तो भी चल जाएगा, मैं पढ़ा लिखा लूंगा, लेकिन उड़ने वाली लड़की बिल्कुल नहीं चाहिए जो आए दिन सोशल मीडिया में रहे। बेटा बिल्कुल मनीषा ऐसी ही है। तो फोटो तो देख कितनी सुंदर संस्कारी है, तेरे घर को घर बनाकर रखेगी। और वैसे भी तो हमारे साथ तो रहेगा नहीं, उसको शहर में रखेगा। शहर में मनीषा जैसी लड़कियां बिल्कुल फिट है, घर काम में दक्ष और बाहर का कुछ ABCD भी नहीं जानती। नितिन खुश हो जाता है और मनीषा से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। माँ मनीषा के घर रिश्ता लेकर जाती है। मनीषा सामने खड़ी होती है। बेटा मेरे बेटे को तो बस कोई सिंपल लड़की चाहिए जो उसका घर संभाल ले, बाकी तू बता अगर तेरे कोई अरमान है तो। अरे नहीं आंटी जी, मेरा कोई अरमान नहीं है। मेरे मम्मी पापा खुश रहे और मेरा परिवार हमेशा अच्छा रहे, मैं बस ऐसे ही रहना चाहती हूँ। जीती रहा बेटा जीती रहा। तो चलो रिश्ता पक्का हुआ बहन जी, मिठाई खिलाइए, अगले महीने शादी कर देते हैं। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, हम तैयारी शुरू कर देते हैं। बस फिर क्या था, नितिन और मनीषा की शादी हो जाती है। शादी के बाद मनीषा को लेकर नितिन शहर आ जाता है। शहर की सड़कों पर जब गाड़ी दौड़ रही थी, मनीषा खिड़की से बाहर देख रही थी। रास्ते में औरतें जींस पहने पजामा पहने घूम रही थी। मनीषा को अजीब लगा, मन ही मन सोचने लगी, ये कैसा शहर है, यहाँ तो बड़ी बड़ी उम्र की औरतें भी ऐसे कपड़े पहनती है। लेकिन उसने पति से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठी रही। घर पहुंचकर नितिन बोला, लो आ गया अपने घर, अब यही तेरा राज है, जैसे चाहे रख। मनीषा मुस्कुराई, ठीक है जी, मैं सिर्फ संभाल लूंगी। अगले दिन से मनीषा ने घर संभालना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर नितिन का टिफिन बनाना, उसे ऑफिस भेजना, फिर दिन भर घर की सफाई, खाना पीना, कपड़े धोना। मनीषा एक भी पल खाली नहीं बैठती थी। धीरे धीरे पड़ोस की औरतों से उसकी जान पहचान होने लगी। एक दिन पड़ोसन शर्मा जी की बीवी आई। अरे मनीषा, तुमने अभी तक काम वाली नहीं रखी, इतना काम अकेले कैसे कर लेती हो यार? अरे नहीं दीदी, हम दोनों ही तो आए घर में, इतना काम होता ही नहीं कि काम वाली रखनी पड़े। अच्छा सुनो, हम सब मिलकर ना किट्टी डालते हैं हर महीने, तुम भी ज्वाइन कर लो, थोड़ा टाइम पास हो जाता है, गपशप हो जाती है। दीदी मुझे तो शाम तक इतनी थकान हो जाती है कि बस खाना बनाकर सो जाने का मन करता है, फिर कभी देखते हैं। एक और पड़ोसन बोली, अरे मनीषा, शॉपिंग पे चलो ना कभी, या फिर सोशल वर्क में लगो, कुछ अपने लिए भी टाइम निकालो। मनीषा हल्के से मुस्कुराई, नहीं भाभी, मुझे ना इन सब चीजों का शौक ही नहीं है, मेरा तो बस यही है, घर ठीक रहे, पति खुश रहे। शाम को जब नितिन ऑफिस से लौटा, मनीषा ने चाय बनाकर दी और सारी बात बताई। सुनो जी, आज पड़ोस वाली आई थी, किट्टी की बात कर रही थी, शॉपिंग की बात कर रही थी, मैंने मना कर दिया। नितिन खुश होकर बोला, बहुत बढ़िया मनीषा, यही तो मुझे चाहिए था, तू ऐसे ही सीधी सादी रह, दूसरों की बातों में मत आना। आजकल की लड़कियां तो इन्हीं चक्करों में पड़कर घर बिगाड़ लेती है। अरे नहीं जी, मुझे तो बस आपकी और घर की फिक्र है, बाकी सब बातें मेरे लिए बेकार है। नितिन ने मनीषा का हाथ पकड़ा, तुम मिल गई मुझे, यही मेरी किस्मत है। माँ ठीक कहती थी, तू सच में बहुत सिंपल है। मनीषा शर्मा कर मुस्कुरा दी और रसोई की तरफ चल दी, अगले दिन की तैयारी करने। दिन यूं ही गुजरते गए। मनीषा घर को इतने करीने से संभालती कि नितिन ऑफिस में सबको बताता, यार मैंने तो शुरू से ही सोचा था बीवी ऐसी हो जो घर द्वार संभाल ले। देखो मेरा टिफिन इतना बढ़िया खाना है, बिल्कुल घर जैसा स्वाद। अरे वाह भाई, तेरी तो किस्मत खुल गई यार। हाँ भाई, जितना कमाता हूँ उतना बचा भी लेती है, फाइनेंस में भी बड़ी होशियार है, छोटी छोटी बचत करके पूरे महीने का हिसाब रखती है। घर पर मनीषा भी यूट्यूब देख देख कर नए नए पकवान बनाती, घर चमकता रहता। नितिन का मन बाहर खाने का होता तो मनीषा कहती, रुको जी, बाहर क्यों जाना, मैं घर पे ही बना देती हूँ ना, वैसा ही स्वाद मिलेगा पक्का। तो सच में कमाल की है मनीषा, मेरी तो लॉटरी लग गई। पर धीरे धीरे मनीषा के मन में खालीपन आने लगा। एक शाम नितिन ऑफिस से लौटा तो मनीषा उदास बैठी मिली। सुनो जी, मैं ना बहुत बोर हो जाती हूँ, तुम सुबह चले जाते हो, शाम को देर से आते हो, मैं कितना टीवी देखूं, कितना घर का काम करूं, मन नहीं लगता अब। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या करना है? मुझे लगता है पढ़ाई सबसे अच्छी चीज है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, 12वीं तक तो पढ़ी हूँ, अगर मौका मिले तो ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ। नितिन थोड़ी देर सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मैं तुझे ग्रेजुएशन करवाऊंगा, कल ही फॉर्म ले आते हैं। अगले दिन नितिन कॉलेज के फॉर्म ले आया, मनीषा से भरवाए, खुद जाकर जमा किए। शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में मनीषा का दाखिला हो गया।
जिस दिन रिजल्ट आया नितिन खुशी से झूम उठा। मनीषा, ये तो मेरा भी कभी सपना हुआ करता था यार। मैं तो इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ भी नहीं पाया, पर चल तू पढ़ेगी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मनीषा की आंखों में चमक आ गई। सच में जी? मैं कॉलेज जाऊंगी? हाँ बिल्कुल, तू जा, पढ़, अपने सपने पूरे कर। मनीषा ने खुशी खुशी नितिन को गले लगा लिया। अगले हफ्ते से मनीषा कॉलेज जाना शुरू कर देती है। नई किताबें, नए कपड़े, नया रूटीन। घर से निकलते वक्त वो शीशे में खुद को देखती और मुस्कुराती थी। एक नई जिंदगी उसके सामने खुल रही थी। कॉलेज में मनीषा जल्दी ही सबसे घुल मिल गई। उसकी उम्र कम दिखती थी तो किसी को पता ही नहीं चला कि वो शादीशुदा है। नितिन ने पहले ही समझा दिया था। देख मनीषा, कॉलेज में किसी को मत बताना कि तेरी शादी हो चुकी है, वरना बच्चे तुझे टीज करेंगे, बुली करेंगे। ठीक है जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कॉलेज में मनीषा की दोस्ती एक लड़की से हो गई जो पढ़ने में तेज थी, मॉडर्न सोच रखती थी। वो अक्सर कहती, मनीषा, लड़कियों को नौकरी करनी चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। घर के काम होते ही क्या है, वो तो कोई भी कर सकता है, नौकरानी भी रख सकता है। मनीषा शुरू में बहस करती, अरे नहीं यार, घर संभालना भी तो जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें मनीषा के दिमाग में बैठने लगी। वो हर बार बहस में हार जाती, पर मन ही मन उससे इम्प्रेस होती जाती। एक दिन मनीषा ने नितिन से कहा, सुनो जी, अब मुझे पढ़ाई के लिए ना वक्त चाहिए। हम एक नौकरानी रख लेते ना, जो झाड़ू पोछा बर्तन कर देगी, बाकी घर का काम मैं संभाल लूंगी। ठीक है, तू पढ़ती है तो टाइम नहीं मिलता होगा तुझे, मैं आज ही किसी को ढूंढ लेता हूँ। नौकरानी रख ली गई। जब मनीषा ने गांव में माँ को फोन पर बताया तो माँ चौंक गई। अरे बेटा, ये नौकरानी वगैरह का कल्चर तो गांव में होता नहीं। शर्म नहीं आती तुझे किसी और से काम करवाते हुए? वो भी तो इंसान है बेटा, और इतना पैसा फालतू में क्यों दे रही है? अरे माँ, सब गांव की बात है, शहर में सब यही करते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। बेटा, मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा। पहले तू खुद घर संभालती थी, अब ये सब क्या शुरू कर दिया तूने? माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक से संभाल रही हूँ, बस पढ़ाई के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। माँ फोन रखकर सोच में पड़ गई। पता नहीं शहर जाकर मेरी बेटी कैसे बदल गई। नितिन को मनीषा पर पूरा भरोसा था। मनीषा को भी पता था कि वो शादीशुदा है, घर उसकी जिम्मेदारी है। बस पढ़ाई से थोड़ा वक्त अच्छा कट रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कॉलेज की बाकी लड़कियां जींस पहनती है, स्टाइलिश दिखती है, और वो साड़ी सूट में जाती तो लोग उसे बहन जी कहकर चिढ़ाते। एक दिन मनीषा बिना नितिन को बताए मार्केट गई, जींस, टी शर्ट, टॉप सब खरीद कर लाई और अलमारी में छुपा कर रख दिया। अगले दिन से नितिन के ऑफिस जाते ही मनीषा जींस टॉप पहनकर कॉलेज निकल जाती। पड़ोस में चर्चा शुरू हो गई। अरे देखा, मनीषा तो पहले कितनी सीधी सादी बनती थी, अब देखो जीन्स विंस पर्स हिल्स पे घूम रही है। हाँ यार, शहर की हवा लग गई है इसको भी। शाम होते ही मनीषा कपड़े बदलकर वापस साड़ी सूट में आ जाती और नितिन को कुछ पता ही नहीं चलता। एक दिन मनीषा ने नितिन से कहा, सुनो जी, मुझे ना थोड़ा मेकअप का सामान चाहिए। अरे मेकअप का सामान क्यों? शादी में तो इतना सारा मिला था तुझे। जी वो सब गांव के ब्रांड्स है, रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए अलग चाहिए। नितिन ने मना कर दिया। नहीं, वो सामान अभी भी नया पड़ा है, फालतू पैसे क्यों खर्च करना है। मनीषा को बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने YouTube पर वीडियो देखने शुरू किए। मेकअप कैसे करें, बाल कैसे बनाएं, कपड़े कैसे कैरी करें। धीरे धीरे वो सीखती गई। कुछ ही हफ्तों में मनीषा पूरी तरह बदल गई। बाल अलग स्टाइल में बांधने लगी, हल्का मेकअप करने लगी, जींस, टॉप, फुटवेयर सब कुछ बदल गया। कॉलेज में अब उसे कोई बहन जी नहीं कहता था, बल्कि सब उसकी तारीफ करते थे। मनीषा, तू तो एकदम बदल गई यार, पहचानने में नहीं आ रही। हाँ यार, थोड़ा टाइम के साथ चलना जरूरी है ना। घर आते ही वो फिर से सीधी सादी बहू बन जाती। नितिन के सामने साड़ी में, संस्कारी अंदाज में। दो अलग अलग जिंदगियां, एक घर की चार दीवारी में, दूसरी कॉलेज के बाहर, और नितिन को इसकी भनक तक नहीं थी। कॉलेज में कई बार दोस्त मनीषा को रात की पार्टी में चलने के लिए बुलाते, पर वो हर बार मना करती थी। यार मनीषा, आज तो चल पार्टी में, बहुत मजा आएगा। नहीं यार, आज नहीं, फिर कभी। ऐसा कई बार हुआ, लेकिन एक दिन मनीषा के मन में खुद ही सवाल उठा, आखिर ये शहर के लड़के लड़कियां पार्टी में करते क्या है, एक बार देख तो लूं। उसे पता था नितिन से पूछेगी तो वो साफ मना कर देगा, इसलिए उसने झूठ बोलने का सोचा। सुनो जी, कल ना मेरी परीक्षा है, मुझे सहेली के घर पढ़ने जाना है, थोड़ी देर हो सकती है। ठीक है, पढ़ाई जरूरी है, जाओ तुम। मनीषा ने पर्स में जींस टॉप छुपा लिया, घर से सूट पहनकर निकली, रास्ते में कपड़े बदले और पार्टी पहुंच गई। वहां तेज म्यूजिक, रोशनी, हंसी, मजाक।
मनीषा को सब कुछ नया नया चकाचौंध सा लगा। पार्टी चलती रही। इतने में नितिन का फोन आने लगा। मनीषा ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद फिर फोन आया, फिर काटा। ऐसा बार बार होने लगा। अरे मनीषा, किसका फोन है यार, बार बार बज रहा है? बॉयफ्रेंड है क्या, या भाई का है, पापा है? मनीषा घबरा गई, हकलाते हुए बोली, अरे कुछ नहीं यार, वो बस मुझे घर जाना है, बहुत देर हो गई। वो जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगी। वहां एक लड़का था जो मनीषा को पसंद करता था, पर मनीषा को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। वो बस उसे एक अच्छा दोस्त समझती थी। मनीषा, इतनी रात को अकेली मत जा, मैं छोड़ देता हूँ बाइक पे। अच्छा ठीक है, चल जल्दी छोड़ दे, मुझे देर हो रही है। उधर घर पर नितिन परेशान हो चुका था। फोन नहीं उठ रहा था, टाइम भी काफी हो गया था। वो बालकनी में खड़ा होकर बार बार सड़क की तरफ देख रहा था। तभी उसने देखा एक बाइक आकर रुकी और मनीषा उस लड़के के पीछे बैठी उतर रही थी। नितिन का माथा गर्म हो गया, हाथ मुट्ठी में भींच गए। वो सीधा नीचे भागा। ये क्या तमाशा है मनीषा, कौन है ये, और तू ये कैसे कपड़े पहनकर कहां से आ रही है? मनीषा घबरा गई। जी वो मैं परीक्षा की तैयारी करने के लिए गई थी। झूठ मत बोल, परीक्षा की तैयारी बाइक पे बैठकर होती है क्या? और ये कपड़े कहां से आए? मुझसे छुपा छुपा कर ये सब चल रहा था क्या? लड़का घबरा कर बोला, भाई साहब, मैं तो बस छोड़ने आया था, कुछ गलत नहीं है। तू चुप कर। मनीषा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुझ पर कितना भरोसा किया और तू पीठ पीछे ये सब करती रही। मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। सुनो तो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बस एक बार पार्टी में। बस अंदर चल, घर के अंदर बात होगी। पड़ोस की खिड़कियों से पर्दे हिलने लगे। कोई कोई बाहर झांकने लगा। नितिन गुस्से में मनीषा का हाथ पकड़कर अंदर ले गया। दरवाजा जोर से बंद हो गया। घर में घुसते ही मनीषा घबराई हुई खड़ी रही। नितिन कुछ नहीं बोला। मनीषा ने चुपचाप अपने बैग से कपड़े निकाले और धीरे से अलमारी में रखने लगी। उसे नहीं पता था कि नितिन ये सब देख रहा है। खाना खाएगी? नहीं, वो सहेली की माँ ने खिला दिया था, भूख नहीं है। नितिन के मन में बार बार सवाल उठ रहा था। वो लड़का कौन था जो उसे छोड़ने आया था? पर उसने पूछा नहीं, बस चुपचाप कमरे में चला गया। अगले दिन ऑफिस में नितिन उदास बैठा था। उसका सबसे अच्छा दोस्त रोहन उसके पास आया। क्या हुआ यार, चेहरा क्यों उतरा है? नितिन ने सारी बात बता दी। रोहन ने समझाते हुए कहा, देख भाई, तू इतनी रोक टोक करेगा तो वो तुझसे झूठ बोलती रहेगी, छुप छुप कर काम करेगी। अगर तू उसे खुला छोड़ देगा, जीने देगा अपनी मर्जी से, तो वो कभी तुझसे कुछ नहीं छुपाएगी। नितिन को ये बात जच गई। घर आकर उसने मनीषा से कहा, मनीषा, तू जो चाहे पहन, जीन्स विंस मॉडर्न कपड़े, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है तू पहनती है, बस अब छुपाने की जरूरत नहीं है। मनीषा की आंखों में चमक आ गई। सच में? हाँ, बस तू खुश रह। उस दिन के बाद मनीषा पूरी तरह खुल गई। अब वो रोज जींस टॉप में कॉलेज जाती, आए दिन पार्टियां होती, शॉपिंग का सिलसिला चलता रहा। घर का ध्यान अब पहले जैसा नहीं रहता। नितिन का टिफिन भी बदल गया। पहले जो दाल चावल सलाद दही होता था, अब पास्ता सैंडविच बर्गर पिज्जा आने लगा। नितिन गांव का लड़का था। उसका शरीर इस खाने का आदी नहीं था। धीरे धीरे उसकी सेहत गिरने लगी, चेहरे पर थकान दिखने लगी। पर नितिन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। सोचा, मनीषा खुश तो है, अपने आप को बदल रही है, अच्छी बात है। समय यूं ही बीतता रहा। एक दिन अचानक नितिन की माँ गांव से शहर आ गई, बिना बताए बेटे बहू से मिलने। माँ दरवाजे पर पहुंची, घंटी बजाई। दरवाजा मनीषा ने खोला। जींस टॉप पहने, बाल खुले, हल्का मेकअप किए हुए। माँ एक पल के लिए ठिठक गई, पहचान ही नहीं पाई। अरे तू मनीषा है ना? मनीषा घबरा गई, जल्दी से अंदर गई और एक चादर लपेट ली। माँ आप अचानक, आइए आइए अंदर आइए। माँ अंदर आई, चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर में पहले जैसी सफाई नहीं थी, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। ये घर की ये हालत क्यों है बेटा, और तू ये कैसे कपड़े पहनी है? माँ जी, वो आजकल कॉलेज से आती ही थक जाती हूँ, टाइम नहीं मिलता। तभी नितिन ऑफिस से लौटा। माँ को देखकर चौंक गया। माँ, तुम बिना बताए कैसे आ गई? बेटा, बिना बताए तो आना ही पड़ा। तेरा चेहरा देख कितना उतर गया है, और ये घर की हालत, और ये बहू के कपड़े और चाल ढाल। नितिन कुछ जवाब न दे सका, बस माँ की तरफ देखता रह गया। और मनीषा चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। एक रात नितिन का दिल बहुत भारी हो गया। घर में सन्नाटा था। मनीषा किसी पार्टी से देर रात लौटी थी और सीधे कमरे में जाकर सो गई थी। नितिन चुपचाप माँ के कमरे में गया, माँ के पैरों के पास बैठ गया और अचानक उसका सिर माँ की गोद में चला गया। आंखों से आंसू बहने लगे। माँ,
मुझसे गलती हो गई माँ, मैंने उसे इतनी छूट दी, अब वो मुझे ही भूल गई। माँ ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से बोली, रो मत बेटा, बता हुआ क्या है, दिल हल्का कर ले। नितिन ने सारी बात बता दी। मनीषा का बदलना, पार्टियां, घर से दूर होना, टिफिन में बदलाव, सब कुछ। माँ ने चैन से सुना, फिर बोली, बेटा मुझे तो ये सब पहले ही दिख गया था जिस दिन मैं आई थी, पर मैं तुझे कुछ बोलना नहीं चाहती थी, सोचा तो खुद समझ जाएगा। देख बेटा, बदलाव बुरी बात नहीं, पर अपने घर को, अपने रिश्ते को भूलकर बदलना ये सही नहीं है। तो अब मैं क्या करूं माँ? तू चिंता मत कर, अब मैं यहीं रहूंगी, घर संभालूंगी, तेरा ख्याल रखूंगी, बाकी सब वक्त पर ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद माँ ने घर की कमान संभाल ली। सुबह का नाश्ता, टिफिन, शाम का खाना सब माँ के हाथों से बनने लगा। घर फिर से करीने से रहने लगा। सफाई लौट आई। नितिन की सेहत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। उधर मनीषा अपनी ही दुनिया में मस्त रहती। कॉलेज, पढ़ाई, दोस्त, पार्टियां। सास के सामने भी अब वो बिना किसी झिझक के आती जाती, जैसे कोई डर या शर्म बचाई ना हो। बेटा थोड़ा घर की तरफ भी ध्यान दे दिया कर। माँ जी, आप तो है घर संभालने को, मुझे ना पढ़ाई में बहुत काम रहता है। धीरे धीरे मनीषा ने एक बात महसूस करनी शुरू की। नितिन अब पहले जैसा उसके पीछे नहीं भागता था। पहले जो नितिन उसकी हर छोटी बड़ी फरमाइश पूरी करता था, उसके इर्द गिर्द घूमता रहता था, अब वो सीधे माँ से बात करता, माँ की तारीफ करता, माँ के साथ वक्त बिताता। एक शाम मनीषा ने नितिन से पूछा, सुनो जी, आजकल आप मुझसे कम बात करते हो। नितिन ने शांति से जवाब दिया, मनीषा तुम अपनी दुनिया में खुश हो, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, पर मुझे भी तो किसी का साथ चाहिए था ना, जो मेरे साथ चले, मेरी बात सुने, मेरा हाल पूछे। वो तो मुझे माँ में मिल रहा है। उस रात मनीषा खिड़की के पास बैठी थी, तभी नितिन कमरे में आया। मनीषा ने हिम्मत करके पूछा, सुनो जी, एक बात पूछूं? पूछो। आजकल आप मुझसे इतनी दूरी क्यों रखते हो? पहले तो आप मेरी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते थे, अब तो माँ से ही सारी बातें करते हो। नितिन थोड़ी देर चुप रहा, फिर शांति से बोला, मनीषा मैंने तुझे कभी रोका नहीं, तो अपनी दुनिया में खुश है, पढ़ाई है, दोस्त है, पार्टियां हैं। मैं तुझे पीछे नहीं खींचना चाहता था, पर मुझे भी तो किसी का साथ चाहिए था ना, जो मेरी बात सुने, मेरा हाल पूछे, मेरे साथ बैठे। वो मुझे अब माँ में मिल रहा है, तुझ में नहीं मिल रहा। मनीषा को जैसे एक झटका सा लगा। माँ, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्यों, अब तुम्हें मेरी बात भी समझ में नहीं आ रही? मैं अपने दिल की बात बोल रहा हूँ मनीषा। मुझे कभी भी कोई बड़ी उड़ान वाली लड़की नहीं चाहिए थी। मैं खुद एक सीधा साधा आदमी हूँ। मुझे बस एक साथी चाहिए था जो मेरे साथ चले, दोस्त बनकर, बराबरी से, ना कि मुझसे दूर होकर अपनी अलग दुनिया बसा ले। मनीषा कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, पर मैंने तो बस बराबरी मांगी थी आपसे। आप ही ने तो मुझे कहा था जो चाहे पहन, जो चाहे कर। हाँ मनीषा, मैंने बराबरी दी थी, इसलिए कि तू भी मेरे साथ बराबरी से चले, ना कि मुझसे आगे निकलकर मुझे पीछे छोड़ दे। बराबरी का मतलब साथ चलना होता है, दूर होना नहीं। मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। जी, मुझे लगता है मुझसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। मैंने पहली बार ऐसी चकाचौंध देखी है। ये दुनिया तो मैं शायद। ये बोलकर मनीषा रोने लगती है। नितिन उसे गले लगा लेता है। अगले दिन से वही मनीषा सामने होती है जैसा वो चाहता था। पढ़ाई के साथ घर और नितिन की साथीदार मनीषा बन जाती है। हाँ हाँ बेटा, आ जाओ। वैसे भी तुम दोनों को देखकर काफी दिन हो गए। फोन पर शालिनी किसी से बात कर रही थी। रसोई में खड़ी दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की तरफ देखकर, चलो जेठानी जी, हर 8 दिन बाद आने वाली आफत लगता है आज फिर आने वाली है। हमारे दोनों नंदों का उनके ससुराल में दिल लगता है या नहीं? जब देखो तब तुरंत मुंह उठाकर अपने मायके चली आती हैं। इस घर में आए मुझे 4 साल हो गए, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी तक मुझे भी नहीं मिला। सोचा घर के काम खत्म होने के बाद थोड़ा आराम करूंगी। आज टीवी पर मेरी फेवरेट मूवी भी है, वो देख लूंगी, लेकिन इनको भी आज ही आना था। वही तो, आज मेरी भी पार्लर में अपॉइंटमेंट है। अब यहाँ आएंगी तो साथ में 100 डिमांड लेकर ही आएंगी। फिर काहे का पार्लर और कहाँ की मूवी, ये दोनों हर 8-10 दिन बाद आ जाती है और सभी प्लान ऑफ कर देती है। फिर भी हमारी सास कहती है कि आओ ना बेटा, आओ, ये घर तुम्हारा ही है, तुम्हें देखे हुए काफी दिन हो गए। और जब हम हमारे मायके जाने की बात करते हैं तब हमारी सास क्या कहती है, अरे अभी अभी तो आई हो, पिछले महीने मायके से, फिर मायके जाके क्या करोगी। जेठानी अर्चना और देवरानी मनीषा को सास की बातचीत से पता चल गया था कि उनकी दोनों ननद घर आने वाली है। ननद आने वाली है ये बात सुनकर ही दोनों का चेहरा बिल्कुल उतर गया था। तभी
बड़ी बहू, छोटी बहू, तुम दोनों को पता है आज रीना और रवीना घर आने वाली है। मैं तो बड़ी खुश हूँ। इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? वो दोनों तो हर 7-8 दिन बाद मुंह उठाकर यहाँ चली आती है। कुछ कहा क्या छोटी बहू तुमने? हाँ माँ जी, मैं ये कह रही थी कि अब दोनों दीदी आ रही हैं तो उनके लिए कुछ अच्छा सा बढ़िया सा खाने के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम दोनों उनके आने से पहले मार्केट हो आए। वैसे बात तो तुम्हारी सही है, क्योंकि वो दोनों आती है तो कुछ ना कुछ चटर-पटर उन दोनों को खाने के लिए लगता ही है। दोपहर के सभी काम खत्म करके मनीषा और अर्चना हाथों में बाजार की थैली लेकर मार्केट की ओर चल पड़ते हैं। क्या बात है मनीषा, हर बार जब भी हमारी ननद आती है तो तुम्हारे मुंह गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। इस बार तुम्हें ऐसी कौन सी खुशी हो रही है जो तुम उनके खातिरदारी में लग गई? अरे काहे की खातिरदारी, वो तो आफत एक बार हमारे घर पर आ गई तो फिर हमें आंगन में खड़े रहने तक की फुर्सत नहीं मिलती। वैसे तो वो हमेशा बिन बताए ही आ जाती है, सोचा इस बार बताकर ही आ रही है तो। सही बात है, वैसे दिमाग तो तुमने लगाया है आज। अब हमारी ननद आएंगी तो 4-5 दिन से कम तो रहेंगी नहीं। भाभी हमारे लिए छोले भटूरे बनाओ। भाभी पास्ता बहुत अच्छा बनाती हो, मैंने कई बार बनाया लेकिन आपके हाथों का स्वाद नहीं आया। मीठा मीठा बोल के हमारे हाथ से खुद के सभी नखरे पूरे करवा लेती है। खुद तो आती है, साथ में पतियों को भी लेकर आती है, और आते वक्त खाने पीने के 100 अरमान। न जाने इस ननद नाम की आफत से हमें छुटकारा कब मिलेगा। नंदों की खातिरदारी के लिए सामान खरीदने जाना है या बहाना बनाकर अर्चना और मनीषा घर से बाहर निकल गई थी। थोड़ी देर बाद अर्चना और मनीषा घर लौटती है। उन्हें घर लौटकर कुछ ही वक्त हुआ था तभी दरवाजे की घंटी बजती है। बड़ी बहू, जाओ जाकर दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। उसमें देखना क्या है माँ जी, आपकी लाडली बिटिया। और हमारा सरदर्द ही आया होगा। शालिनी को जवाब देते हुए अर्चना दरवाजा खोलती है। सच में दरवाजे पर रीना और रवीना एक बड़े से बैग के साथ खड़ी थी। अरे दीदी, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, काफी वक्त लगा दिया आप दोनों ने आने में। पहले मैं घर के सभी काम खत्म करके घर से निकली, फिर मैं रीना के घर गई, फिर हम दोनों घर से निकले और फिर यहाँ आई हूँ। अब वक्त तो लगेगा ही ना, आपके जैसे हमारे घर में काम करने के लिए 3-3 औरतें नहीं हैं। सच कहा दीदी आपने, हमारे जैसे आपके घर पर काम करने के लिए 3-3 औरतें नहीं हैं, बिल्कुल सच है। लेकिन क्या है ना, हमारे जैसे आपके घर पर खाने वाले भी 8 लोग नहीं हैं। आपका क्या, सिर्फ मियाँ बीवी? क्या छोटी भाभी, आप भी घर में छोटी हो तो क्या हर छोटी-छोटी बात का बुरा मान लोगी क्या? बुरा कहाँ मान रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। अगर बात सच की है तो एक सच मैं भी बोलती हूँ छोटी भाभी, लगता है आपको गिनती नहीं आती। आपके घर में सिर्फ 6 लोग हैं, फिर आपने 8 लोग हैं ऐसा क्यों बोला? अरे तुम दोनों को गिनकर 8 ही होते हैं ना। वैसे भी तुम दोनों तुम्हारे ससुराल में कम और मायके में ज्यादा रहती हो। क्या? तुम दोनों ने घर की बेटियों को ऐसे दरवाजे पर क्यों रोक कर रखा है? सभी बातें अब दरवाजे पर खड़े रहकर ही करनी है क्या? अरे माँ, क्या आप भी जब देखो तब हमारी प्यारी प्यारी भाभीियों को डांटती रहती हो? अरे वो तो हमारे यहाँ आने का बेसब्री से इंतजार करती हैं, और हमारे बीच में रिश्ता भले ही ननद भाभी का क्यों ना हो, लेकिन हम हैं तो सहेलियां ही। क्यों भाभी, सच कह रही हूँ ना मैं। लगता है आज फिर से इनका कुछ खाने का मन है। आप घर में जो बनाया है वो तो इन्हें अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए हमारी तारीफों के इतने पुल बांधे जा रही है। हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कह रही है छोटी दीदी। और बताओ दीदी, आप दोनों के ससुराल में सब कुछ कुशल मंगल है ना? हमारे जीजा जी कैसे हैं? इस बार वो नहीं आए आपके साथ? अरे हमें लगा ही जैसे आप हमारे आने का इंतजार कर रही हो, वैसे आप लोग आपके जीजा जी को भी मिस करती होंगी। वो लोग बड़ा कह रहे थे इस बार हमें नहीं आना, हर बार ससुराल जाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमने कहा हमारे मायके में सिर्फ हमारा ही इंतजार नहीं होता, दामादों का भी होता है। आप लोगों के लिए कितना मनाया हमने उन्हें, तब जाकर वो राजी हो गए। आने वाले हैं शाम को आपके जीजा जी। आपको पता है भाभी, पिछली बार आपने उड़द दाल के वड़े और पुदीने की चटनी बनाई थी ना, क्या बताऊं मैं आपको, इतनी कमाल की बनी थी, इतनी कमाल की बनी थी कि यहाँ से जाने के बाद भी आपके जीजा जी बार बार बोल रहे थे, अपने मायके इतनी बार जाती हो, कम से कम अपनी भाभीियों के हाथ का खाना बनाना सीख लो, कितना स्वाद है उनमें। मैंने उनसे कह दिया कि अरे हम कहाँ दूसरे शहर में रहते हैं, लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ही तो रहते हैं। जब आपका स्वादिष्ट खाने का मन होगा तब पहुंच जाना हमारी भाभीियों के पास, वो बना देंगी आपके लिए स्वादिष्ट खाना। ये 5 पकवान बनाना हमारे बस की बात नहीं है। मैं खुद अच्छा अच्छा खाने के लिए मायके चली आती हूँ, आपके लिए कहाँ बनाती बैठूं। क्यों, सही किया ना भाभी मैंने? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल सही किया आपने। कभी कुछ गलत करती हो क्या दीदी? अब कब से दीदी खाना 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 कर रही है? मुझे तो खाने का नाम सुनकर बड़ी भूख लग गई। खाने के लिए क्या बनाया है? किचन से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अभी तो दाल चावल
आलू की सब्जी रोटी बनाई है, आप हाथ मुंह धोकर आओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। क्या भाभी, आप भी सिर्फ दाल चावल और वो हमेशा की आलू की सब्जी। अभी अभी आपकी इतनी तारीफ की, सोचा आपने हमारे आने की खुशी में कुछ बढ़िया से बनाया होगा। हमें नहीं खानी ये रूखी सूखी दाल सब्जी। हम हाथ मुंह धोकर आते हैं, तब तक कुछ अच्छा सा बना दो, अभी शाम होने में कुछ ही वक्त बाकी है। बाहर बारिश का मौसम भी है और साथ ही साथ मेरा अभी पाव भाजी खाने का मन हो रहा है। क्या कहती हो रीना? मेरे होठों की बात छीन ली दीदी। भाभी, पाव भाजी के साथ साथ मूंग दाल का हलवा भी बना देना मीठे में। चलो दीदी, कमरे में चलते हैं, तब तक ये दोनों हमारे खाने का इंतजाम कर देंगी। माँ, अभी चलो, कुछ बताना है आपको। शालिनी अपनी दोनों बेटियों के साथ कमरे में चली जाती है। अर्चना और मनीषा एक दूसरे की तरफ देखकर कामों में लग जाती है। अर्चना और मनीषा नंदों के बार बार मायके आने से परेशान हो तो गई थी, लेकिन वो दोनों बेचारी करे भी तो क्या करे। इतना मीठा मीठा बोलकर रीना और रवीना अपने सभी अरमान अर्चना और मनीषा से पूरे करवा लेती थी। वो मना भी नहीं कर पाती थी। मन ही मन अर्चना और मनीषा को लगता था कि ऐसा कुछ तो हो जाए जिस वजह से रीना और रवीना नाम की मुसीबत से उन्हें छुटकारा मिल जाए। यही सब सोचते सोचते पाव भाजी तैयार हो जाती है और फिर अगले 2-4 दिनों तक रीना और रवीना की अलग अलग सुबह शाम दोपहर लगातार शुरू थी। ऐसे ही 2-4 दिन भी जाते हैं। रीना रवीना उनके घर चली जाती है। उन्हें जाकर कुछ ही घंटे हुए थे, तभी फिर से दरवाजे की बेल बजती है। हे भगवान, अब कौन आया? लगता है फिर से रीना और रवीना आ गई। वैसे भी इस बार उनके जाने का मन ही नहीं था, शायद रास्ते में उनका ख्याल बदल गया होगा। सच क्या रही हो? जाओ जल्दी से दरवाजा खोलो। क्या मुसीबत है यार, अब 4 दिन हमसे बहुत काम करवाया है, तो कम से कम 2 दिन सुकून से आराम तो करने देती। अपने माथे पर हाथ मारते हुए अर्चना और मनीषा वैसे की वैसे खड़ी रहती है। तभी शालिनी दौड़ते हुए जाती है और दरवाजा खोलती है। अभी अभी जो शालिनी खुशी से उछल रही थी वो एकदम शांत हो जाती है। दरवाजे पर कौन आया है ये देखने के लिए अर्चना और मनीषा थोड़ा आगे जाती है। तब एक साथ, बुआ जी आप? बुआ जी आप? हाँ हाँ, हम ही हैं आपकी बुआ सास। हमारे भैया भाभी को हमारी याद नहीं आती, इसलिए सोचा चलो हम ही मिलाते हैं सबसे। इसलिए अपना सामान उठाया, ट्रेन की टिकट बुक करवाई और चली आई। भाभी, आप हमें देखकर खुश नहीं हुई क्या? यूं स्टैचू बनकर क्यों खड़ी हैं? नहीं नहीं दीदी, मैं तो बहुत खुश हो गई। वो क्या है ना, आप बिना बताए इतने दिनों बाद आ गई, वो भी यूं अचानक, तो खुशी के मारे मेरे मुंह से शब्द ही नहीं फूट रहे थे। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। जो बहू, अपनी बुआ जी के लिए चाय पानी लेकर आओ। भाभी, माना कि अभी आपकी सेवा करने के लिए, घर के सभी काम करने के लिए आपके पास 2-2 बहू हैं, लेकिन आपको हमारे घर का रिवाज पता नहीं है। जब ननद आती है तो ननद की सेवा भाभी ही करती है। अब हमारी किस्मत रीना रवीना जैसी नहीं है जो हम यहीं इस शहर में रहते हैं। हम इतने दूर से आए हैं, बीच में 2-3 शहर बदल कर आए हैं। क्या हमारी भाभी हमें चाय पानी भी नहीं दे सकती अपने हाथों से? बिल्कुल दे सकती हूँ। मैं तो चाहती ही हूँ कि आप बार-बार अपने मायके में आए, जैसे मेरी रीना रवीना आती है, लेकिन आपका पैर आपके घर से निकलता ही नहीं है। भाभी, अब मैं आ गई हूँ ना, तो पिछली कहानी मत सुनाओ। जाओ जल्दी से मेरे लिए चाय पानी लेकर आओ और बाद में मस्त गरमा-गरम उपमा भी बना देना। दो बस, बादल कर आती हूँ मैं। बहुत भूख लग गई है मुझे, लेकिन घर से निकलते वक्त खाना खाया था, तो अभी पूरा खाना खाने का। अरे आपके लिए उपमा क्या, मैं पूरन पोली भी बना देती, लेकिन वो क्या है ना, कल मंगलवार है और आपको तो पता है मंगलवार के दिन हम व्रत पकड़ते हैं और हमारी पुरानी परंपरा के बारे में आपको तो अच्छे से पता होगा। जब भाभी व्रत पकड़ती है, तब अगर उसकी ननद उसके आसपास मौजूद हो तो भाभी किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। आप कहो तो मैं अभी बना देती हूँ उपमा, लेकिन अभी व्रत शुरू होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं और व्रत के वेद तो कब के चालू हो गए हैं। अब आप ही बताओ, ऐसे में मैं आपके लिए चाय नाश्ता कैसे बनाऊं? हे भगवान, व्रत पकड़ा था तो पहले नहीं बता सकती थी? हमारी परंपरा बहुत की सोच समझ कर बनाई गई है, अगर वो खंडित हो गई तो हम दोनों को पाप लगेगा। अब आपने व्रत पकड़ा है, हम आपके पास है, ऐसे में तो दोनों बहू भी काम नहीं कर सकती। चलो, हमारा चाय नाश्ता हमें खुद ही देना पड़ेगा। माफ करना दीदी, आप इतने सालों बाद यहाँ आई हो और ये व्रत बीच में आ गया, नहीं तो मैं आपके लिए आपका मनपसंद उपमा जरूर बना देती। अरे कोई बात नहीं, हमारे घर पर हमारी सेवा के लिए हमारी बहू, हमारे पोता बहू हैं, खूब आराम देती है वो हमें। हम तो आपसे मिलने आए थे, आराम करने के लिए थोड़े ना आए थे। बैठो आप लोग, मैं अभी सबके लिए चाय बना देती हूँ। किसको क्या पसंद है वो भी बता देना, आज हम सब के लिए हमारे हाथों का स्पेशल खाना बनाएंगे। दीदी,
ये क्या चल रहा है? कौन सा व्रत, कौन सी परंपरा? वैसे तो कुछ खास समझ में नहीं आया, लेकिन लगता है हमारे घर में ऐसी परंपरा है, जब भाभी व्रत पकड़ती है मंगलवार शुक्रवार का, तब भाभी कोई भी काम नहीं करती। भाभी के या फिर घर के जो भी काम है, वो सभी काम उसकी ननद करती हैं। अब हमारी सास की ननद बुआ जी हैं, इसलिए अभी हमारी सास बैठी है और बुआ जी नाश्ता बनाने के लिए जा रही है। दीदी, फिर तो ये गजब परंपरा है। आज तक ये परंपरा कहाँ छुपी थी? हमारी सास को इसका फायदा सिर्फ आज के दिन होगा, क्योंकि बुआ जी 2-4 साल में 1-2 दिनों के लिए आती है, लेकिन हमारी ननद तो महीने में कम से कम 5 बार आती है। सोचो, अगर हम व्रत पकड़ लेंगे तो हम भी हमारी सास की तरह मस्त सोफे पर बैठकर आराम करेंगे, और जैसे अभी हमारी नंदो हमें ऑर्डर देती है, वैसे हम हमारी नंदो से खाना बनवाएंगे, वो भी हमारे पसंद का। लेकिन आज तक माँ जी ने हमें इस परंपरा के बारे में बताया क्यों नहीं? क्या दीदी, आप भी ऐसे कैसे बता देती वो? उनका घाटा नहीं हो जाता क्या? उनकी बेटियां काम करे और हम बैठे रहें, कैसे देख सकती है हमारी सास? लेकिन अपने पल भर के सुकून के लिए इतने सालों से छुपा कर रखा हुआ राज हमारी सास ने आखिर हमारे सामने खोल ही दिया। अब आएगा मजा। बेचारी बुआ जी इतने सालों के बाद सबसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन उनकी भाभी व्रत पकड़कर बैठ गई थी। शालिनी मस्त सोफे पर बैठकर आराम कर रही थी और घर के सभी काम कर रहे थे बुआ जी। जैसे तैसे 2 दिन बीत जाते हैं और बुआ जी अपने घर चली जाती हैं। उन्हें जाकर सिर्फ 2 दिन ही हुए थे, तभी रीना और रवीना फिर मायके आ जाती है। लेकिन इस बार उनके मायके आना हर बार की तरह फायदेमंद नहीं था। आते ही, कैसी है दीदी और कब आई? हो गए कुछ 5-10 मिनट। आप छत पर कपड़े उतारने गई थी ना, तभी आए थे हम दोनों। आए हैं तब से ऐसे ही बैठे हैं, माँ भी कहीं बाहर गई हैं। अब ये कैसी है, क्या आई है, ये सब क्या हो गया? आपका तो एक काम करो, हमारे लिए पानी पूरी बना दो दोनों मिलकर। पानी पूरी? अभी आते आते हम दोनों ने पानी पूरी देखी, खाने का बड़ा ही मन हो रहा था, लेकिन बारिश के मौसम में बाहर की चीजें खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए अब हमारा मन है तो आप पानी पूरी घर पर ही बना दो। सही कहा दीदी आपने। वैसे पानी पूरी खाने का मन हमारा भी है, लेकिन क्या है ना, जेठानी जी और मैं इस बार आपके लिए पानी पूरी नहीं बना सकते। एक काम करो, आप दोनों मिलकर सबके लिए पानी पूरी बनाओ। हम नहीं बना सकते? ये क्या नाटक है? दीदी शांत हो जाइए, नाटक नहीं है, ये व्रत है व्रत। आज शुक्रवार है ना, तो हम दोनों हैं वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा है, और हमारे में ऐसी परंपरा है कि जब भाभी व्रत रखती है तो घर की सभी ननद काम करती हैं। इन्हें हमारी परंपरा के बारे में कैसे पता लग गया? माँ ने बता दिया क्या? नहीं नहीं, माँ नहीं बताएंगी। माँ बता रही थी कि कुछ दिनों पहले बुआ जी आई थी, शायद उन्होंने ही बताया होगा। ये बुआ जी भी ना। क्या हुआ दीदी, क्या सोच रही हो? आप बना रही हो ना हम सबके लिए पानी पूरी? बना तो लेते, लेकिन हमें पानी पूरी कहाँ आती है। हम आपकी तरह खाना बनाने में एक्सपर्ट थोड़ी ना है। मुझे भी कहाँ आती है, मैं भी इंटरनेट से देखकर ही बनाती हूँ। आप ट्राई कीजिए, आ जाएगी आपको भी। अगर फिर भी कुछ ज्यादा कम हो गया तो मैं आपको बता दूंगी ना दूर से। और हाँ, एक बार पानी पूरी बन जाए, उसके बाद पापा जी और तुम्हारे दोनों भाइयों के लिए खाना भी बना देना। जब आप आ गई हो तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। छोटा सा मुंह बनाकर रीना और रवीना रसोई की तरफ चल पड़ते हैं। हमारी पानी पूरी हमारे ऊपर ही भारी पड़ गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही कहा था कि आज भाभीियों को परेशान करने के लिए पानी पूरी बनवाएंगे। बड़ा मन था ना तुम्हारा पानी पूरी खाने का। मायके आने के बाद सोफे पर बैठकर आराम करने से अपनी भाभीियों को हुक्म देने वाली 2 लाडली नंदे, दोनों भाभीियों ने आज बड़े ही चालाकी से खाना बनाने के लिए किचन में भेज दिया था। 6 दिन का प्लान बनाकर आई थी रीना और रवीना, लेकिन 2 दिनों में ही पूरे घर का काम करते करते थक गई थी, इसलिए तीसरे दिन ही दोनों अपना बैग उठाती है और अपने ससुराल चल पड़ती है। अब जब भी दोनों ननद मायके आती हैं, तो दोनों भाभियां व्रत पकड़कर बैठ जाती थी। फिर क्या, घर के सभी काम फिर से रीना और रवीना को करने पड़ते थे। ऐसा 2-3 बार होता है तो रीना और रवीना बार बार मायके आना बंद कर देती है। कुछ दिनों बाद, माँ, 2 महीने हो गए, घर जाकर आपकी बड़ी याद आ रही है। आप मिलने आ जाओ ना हमसे। मुझे बुलाने से बेहतर है तुम ही आ जाना बेटा, मुझसे मिलने। वैसे भी काफी दिन हो गए हैं, तुम दोनों आए ही नहीं हो। नहीं नहीं माँ, हम नहीं आ सकते। आपकी दोनों वो आजकल कुछ ज्यादा ही धार्मिक हो गई हैं। जब देखो तब व्रत पकड़कर बैठ जाती है, सभी काम हमें करने पड़ते हैं। अरे आ जाओ तुम दोनों, आज बुधवार है, आज नहीं होगा उनका व्रत। ऐसे कैसे नहीं होगा माँ जी, हमारा व्रत, आज हमने बुधवार का व्रत पकड़ा है, बुद्ध भगवान का। हाँ माँ जी, बुद्ध भगवान का व्रत पकड़ने से घर में शांति बनी रहती है, इसलिए मना कर रहे थे माँ। हम आज भी अगर आए तो वो दोनों हमसे काम करवाएंगे, इससे अच्छा तो आप ही आ जाओ हमसे मिलने के लिए। ठीक है बेटा, मैं ही आती हूँ तुम दोनों से मिलने। मनीषा, देख रही हो ना, भगवान ने व्रत पूरा होने से पहले ही हमारी मनोकामना सुन ली। अर्चना की बात सुनकर अर्चना और मनीषा एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं।
और इस तरह पुरानी परंपरा की वजह से बार बार मायके आकर भाभीयों को परेशान करने वाली नंदे मायके आना हमेशा के लिए बंद कर देती हैं।